गरीब बाप मोची वाला। मिर्जापुर में चमन दास नाम का एक मोची रहता था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चप्पल सीने का काम करता था। उसकी दो बेटियां थी, दोनों पढ़ाई में अव्वल थीं। एक दिन उसके पास अपना चप्पल सिलाने के लिए स्कूल मास्टर मिश्रा पहुंचे। अरे भाई चमन, तुम्हारी दोनों बेटियां डिग्री में फर्स्ट क्लास लाई हैं। मानो दोनों सरस्वती के रूप हैं। उनकी पढ़ाई बंद करके शादी वादी ना कर बैठना, उन्हें खूब पढ़ाओ। दोनों चाहते हैं कि वो कलेक्टर बने। पर साहब, कलेक्टर बनना कोई मजाक तो है नहीं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं साहब। वो यहाँ तक पढ़ी हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अगर वो कलेक्टर बन गए तो तुम्हारी नसीब जाग जाएगी। तब तुम्हें चप्पल सीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कलेक्टर के पिताजी कहलाओगे। सोच लो। आप जो कह रहे हैं ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है साहब। ठीक है, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी गिरवी क्यों ना रखना पड़े। यूं वो पैसे लेकर मिठाई की दुकान गया। वहाँ पर मिठाई वाला, क्यों चमन दास, सुना है तुम्हारी बेटियां फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हैं और एक मेरा बेटा है निकम्मा, बस खाता है और आवारागर्दी करता रहता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। 1 केजी मिठाई देना। 1 केजी 400 रुपए है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे दिन में 10-20 रुपए कमाते हो, अब तुम इतने पैसे क्यों मिठाई पर खर्च करते हो। मैं तुम्हें ये मिठाई मुफ्त देता हूँ, ये लो मिठाई। अपनी बेटियों को मेरी ओर से आशीर्वाद देना। खूब मन लगाकर पढ़ने को कहो और अपने गांव का नाम रोशन करने को कहो। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। आप जैसे अगर साथ दें तो हम जैसे भी आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, कहकर मिठाई लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मिठाई दुकान वाला अपने बेटे से, अरे कमबख्त, उन लड़कियों को देख के कुछ तो सीखो। देखो वो बेचारा मेहनत करके अपनी बेटियों को खूब पढ़ा रहा है और मैं इतनी बड़ी मिठाई की दुकान चला रहा हूँ, और जब भी तुम पैसे मांगते हो देता हूँ, फिर भी तुम पढ़ाई करते नहीं। अरे जाकर उनके पैरों के धूल को अपने माथे से लगा लो, हो सकता है तब तुम्हें कुछ शर्म आ जाए और पढ़ने लगो। अब तुम फेल हो गए हो तो मैं चमन से बात करके उसके पास ही काम दिला देता हूँ, तब तुम्हें अकल आएगी। तब मिठाई वाला का बेटा कन्ना अपने आप से गुस्से में, धत, अब मैं जूते सीने का काम करूं? मेरे पिताजी जो कहते हैं वो कर भी देंगे, इसीलिए उसके दुकान को ही गायब कर देता हूं मैं, ऐसा उसने सोचा। चमन बस्ती में जाकर अपने आसपास के घरों में मिठाई बांटने लगा। बस्ती वाले मिठाई लेते हुए, क्यों भाई चमन, हमारा मुंह मीठा करा रहे हो? तुम्हारी बेटियों की शादी तय हुई है क्या? हमें बिना खबर के ही कर दोगे उनकी शादी? हम जैसे गरीबों को इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं करानी चाहिए बच्चों से। अरे दोनों की शादी करा दो। हाँ, एक साथ दोनों की शादी करना भी मुश्किल है तुम्हारे लिए। देख लो, वैसे मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ जिससे हम रिश्ता पक्का करा सकते हैं तुम्हारी बेटी का। अगर तुम कहो तो बात कर लेते हैं। वो वैसे तैयार है दोनों से शादी करने के लिए, तो करा दो ना। दोनों एक ही जगह रहेंगी खुशी खुशी। अरे बंद करो बकवास कमीने, क्या बकवास किए जा रहे हो। मेरी दोनों बेटियां कलेक्टर बनना चाहती हैं, मैं खूब मेहनत करके उन्हें कलेक्टर बनाऊंगा, कहकर घर चला गया। दोनों बेटियों ने आकर उसके चरण छुए। बेटे, तुम दोनों के पढ़ाई के बारे में और होशियारी के बारे में सारा गांव चर्चा कर रहा है। तुम दोनों यूं ही मन लगा कर पढ़ो, मुझसे जो बन पड़ेगा मेहनत करके करूंगा और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा। तुम दोनों कलेक्टर बन जाओ बेटे। मैं इस घर को गिरवी रखकर रबर ले आऊंगा और उनसे चप्पल बनाकर बेचूंगा। मैं खूब पैसे कमाकर तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा। यूं बोल ही रहा था कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया। चमन भैया, तुम्हारी दुकान को आग लग गई है। ये सुनकर चमन अपनी चप्पल की दुकान की ओर भागा। उसके साथ साथ उसकी दोनों बेटियां भी चली गईं। जब तक वे दुकान के पास पहुंचते वो जलकर राख हो चुकी थी। तब चमन रोते हुए, हाय राम, अभी अभी मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। अब इस दुकान के भरोसे ही मेरे परिवार का गुजारा होता था। इसी के सहारे मैं अपने बच्चों को इतने दिन पढ़ा पाया। अब मैं क्या करूं हे भगवान। यूं रो रहा था। पिताजी, जो हुआ सो हुआ, अब चिंता ना करो। अब आपको पेड़ के नीचे दुकान चलाने की जरूरत नहीं है पिताजी। हम दोनों बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको एक बढ़िया सा दुकान खोल कर देंगे। सब मिलकर वहाँ काम करेंगे। ना बेटे, तुम दोनों खूब पढ़ाई करो। तुम लोग ये काम क्यों करना चाहते हो?
पिताजी हम काम करते करते पढ़ेंगे, आप चिंता ना करो। यूं अपने पिताजी का हौसला बढ़ा रहे थे कि तभी मिठाई वाला वहां पहुंचा। वो आकर चमन से, चमन जरा यहाँ आना, तुमसे एक बात कहनी है। चमन, तुम्हारे दुकान को मेरे बेटे ने ही आग लगाई है। मैंने अभी अभी सीसीटीवी कैमरा में देखा है। मेहरबानी करके उस पर पुलिस केस ना करना, तुम मेरी लिहाज करके उसे छोड़ दो। तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। कहकर उसके हाथ में थोड़े पैसे दिए। उन पैसों के साथ साथ बैंक से लोन लेकर चमन ने एक बहुत बढ़िया दुकान खोला और उसमें बहुत बेहतरीन डिजाइन के चप्पल बनाकर बेचने लगा। और अपनी बेटियों को खूब पढ़ाकर उन्हें कलेक्टर भी बनाया। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। सूरत के वारसा रोड में नवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मंडप बनाकर उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति का प्रतिष्ठा करके बड़े धूमधाम से उत्सव मनाने का फैसला किया लालजी भाई सेठ ने। लालजी भाई सेठ ने मुन्ना नाम के नौकर को बुलाया और, अरे सुन मुन्ना, इस बार अपने गली में अपना मूर्ति जो है सबसे बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए जितना खर्च हो कोई बात नहीं, कितने दिन में बनाकर दोगे, ज्यादा लोगों को काम पर लगाना हो तो कोई बात नहीं। इस बार इस आसपास के गलियों में सबसे बढ़िया मंडप हमारा होना चाहिए। इस नवरात्रि के अवसर पर हम ढेर सारे खिलौने भी सजाएंगे। उसके लिए एक सीढ़ी नुमा स्टेज तैयार करो, इसकी चर्चा सारे सूरत में होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सेठ, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। जब स्टेज और मंडप तैयार होगा तो आप ही हैरान हो जाएंगे, कहकर एडवांस लेकर घर चला गया। घर पर अपनी पत्नी से मुन्ना, जी सुनो, मैंने सेठ के लिए वहाँ मंडप और स्टेज बनाने का काम ले लिया है। मैं कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी हो जाऊंगा, तुम बीच बीच में फोन मत करती रहना। तो ये सब सुनकर मुन्ना का बेटा चिंटू, बापू बापू मैं भी आपके साथ आऊं, हमारे स्कूल की छुट्टियां हैं, मैं भी आकर तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। ठीक है, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, पर कल सवेरे तैयार हो जाना, जल्दी चले जाएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगले दिन सवेरे दोनों उठे, तैयार होकर सामान वगैरह लेकर सेठ के गली में पहुंचे। सामान उतारकर मुन्ना एक तरफ मंडप बना रहा था तो वहाँ सेठ के बच्चों के साथ मुन्ना का बेटा चिंटू खेल रहा था। सेठ का बेटा चमनलाल, क्यों तुम मुन्ना के बेटे हो, तुम्हारा क्या नाम है? चिंटू, चलो आओ हमारे साथ खेलो, हम गेंद को मारेंगे, तुम दौड़ कर जाकर गेंद को लेकर आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कहकर उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था और गेंद लाकर देने लगा। शाम तक मंडप तैयार हो गया। खिलौनों को सजाने के लिए सीढ़ी नुमा स्टेज भी बन गया। वो बहुत सुंदर था। बापू बापू मंडप तो बहुत बढ़िया है और ये स्टेज, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है बापू, ये किसके लिए बनाया है बापू? बहुत बढ़िया है। अरे ये खिलौनों को सजाने के लिए है बेटा। वो जो ऊपर वाला सीढ़ी है उसमें भगवान की मूर्तियां रखेंगे, कि नीचे वाली सीढ़ी में राजा महाराजाओं के खिलौने रखेंगे और उसके नीचे जो भी खिलौने हमें पसंद है वो सब वहाँ सजा कर रखेंगे। यानी नीचे हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें छोड़ते छोड़ते किस तरह भगवान तक पहुँचे, इस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। ये सब बड़ी बातें हैं बेटा। तो हमारे गलियों में ऐसे क्यों नहीं बनाते बापू? हम भी बनाते हैं ना बापू। बेटा हम गरीब हैं, ये सब सेठ जैसे अमीर लोग ही करते हैं बेटा, ये हमारी बस की बात नहीं है। ठीक है बापू, अगर हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं अपने खिलौने लाकर यहाँ सजा दूंगा बापू, ठीक है? मैं भी यहाँ खेलूंगा बापू। अरे बेटा, एक खिलौना खरीदने के लिए तो तुम हमसे बहुत मार खाते हो, हाँ? तुम्हारे पास गिनकर 2-4 खिलौने होंगे बेटा, और वो भी टूटे फूटे। अब मेरे पास नए खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है बेटा, ये वो हमारे खेलने वाले खिलौने नहीं है बेटा। यूं कह रहा था कि ये सब सुनकर सेठ का बेटा चमनलाल, मुन्ना कोई बात नहीं, उसे भी कहो कि वो उसके खिलौने लेकर आए, वो भी हमारे साथ खेलेगा। चिंटू अब हमारा दोस्त बन गया है। फिर चिंटू से, चिंटू कल तुम अपने खिलौने लेकर आ जाना, हम खेलेंगे। देखा बापू, हाय हाय, थैंक यू चमन भाई, कल मैं भी अपने खिलौने लाऊंगा और फिर हम सब खेलेंगे, कहकर घर चला गया।
रात को अपने सारे खिलौने बाहर निकाला, उन्हें साफ करने लगा। जो खिलौने टूट गए थे उन्हें गम से जोड़कर सबको एक प्लास्टिक थैली में रखकर अगले दिन सवेरे उन खिलौनों को लेकर वो उनके घर गया। वहां तब तक स्टेज के पास कोई नहीं आया था, तो चिंटू कवर पकड़कर वहीं खड़ा था। तभी चमनलाल वहां आया। चिंटू को देखकर, हे चिंटू, तू आ गया? लगता है तुम खिलौने भी लाए हो। रुको, मैं भी अंदर जाकर अपने खिलौने लेकर आता हूँ। कहकर घर के अंदर गया और खूब कीमती कीमती खिलौने लेके आया। बड़े बड़े कार के खिलौने, टेडी बेयर के खिलौने, सुपर हीरो के खिलौने, इस तरह ढेर सारे खिलौने लेके आया। उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाते हुए चिंटू, अरे वाह चमन भाई, क्या खिलौने हैं तुम्हारे पास, एक से बढ़कर एक। ये कार का खिलौना तो इतना बढ़िया है। अरे ये खिलौना नहीं, सचमुच का कार है। ये इलेक्ट्रिक कार है बच्चों के लिए। हम इसमें बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्सव होने के बाद मैं तुम्हें इसमें बिठाकर घुमाऊंगा। कहकर अपने सारे खिलौनों को ऊपर वाले सीढ़ियों में सजाने लगा। चमन चिंटू से, हे चिंटू, तुम अपने खिलौने भी सजाओ। पर चिंटू मारे शर्म के अपने खिलौने बाहर नहीं निकाल रहा था। ये देखकर चमन, क्या हुआ? निकालो अपने खिलौने। तुमने मेरे खिलौने देखे ना, तो मैं भी तुम्हारे खिलौने देखूंगा। कहकर उसके कवर को छीना और उसके अंदर के एक एक खिलौने को देखने लगा। वो सब लकड़ी के खिलौने थे। किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर। ये देखकर चमन, अरे वाह, तुम्हारे खिलौने भी बहुत बढ़िया है भाई। तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? तुम भी अपने खिलौने सजाओ, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। कहकर चमन जैसे ही अंदर गया तो वहाँ लालजी भाई सेठ आया और चिंटू को देखकर डांटते हुए, ए, कौन हो तुम? खिलौने चुराने के लिए आए हो? चोर कहीं के। चलो फुटो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वैसे यहाँ कोई क्यों नहीं है? सेठ जी, मैं मुन्ना का बेटा हूँ, नाम है चिंटू। मैं ये खिलौने सजाने के लिए आया था। तब अपना मुंह फेरते हुए लालजी सेठ, अच्छा ये बात है। ठीक है, जरा दूर खड़े रहना, खिलौनों को हाथ ना लगाना। कहकर आया और खिलौने देखने लगा। वहाँ देखा तो उसको चिंटू के पुराने मैले खिलौने दिखाई दिए। बस उन्हें उठाकर फेंकते हुए लालजी सेठ, ये गंदे खिलौने यहाँ किसने रखा है? क्यों रे गधे, तुम इतने गंदे मैले खिलौने हमारे खिलौने के पास रखते हो? आने दो मुन्ना को, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। कहकर उसे धक्का दिया। चिंटू रोते हुए पास खड़ा हुआ तो तभी चमन वहाँ दौड़ा दौड़ा आया और, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने ही चिंटू को बुलाया था। ये खिलौने सजाने का मतलब ही यही है कि किस तरह इंसान को भगवान तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं आप, पर खिलौने फेंक देते हैं। ये ठीक नहीं है पिताजी। कहकर चिंटू को बुलाकर चमन, चिंटू सॉरी यार, ये लो, ये सारे कीमती खिलौने भी तुम्हें ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कहकर उन्हें देने लगा। नहीं चमन भाई, मैं अपने गरीब खिलौने से ही खुश हूँ। पहली बार देखने आया था कि खिलौने कैसे सजाते हैं, बस। कहकर रोने लगा और अपने टूटे हुए खिलौने लेकर चला गया। चमन अपने पिताजी से, पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। इसके लिए भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर लालजी सेठ कार में मुन्ना के घर गया और चिंटू को सॉरी कहा और उसे कार में बिठाकर खिलौनों के मंडप पर ले आया। इस तरह चिंटू और चमन खुशी खुशी वहाँ खेलने लगे।